तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स का है और आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये प्रोसेस तो आपने पढ़ा ही है मल्टीप्लाई करना। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं चलो वो फिर से हम आपको बता देते हैं। हमारे पास दो मैट्रिक्स है तो जो सेकेंड वाली टर्म है यानी जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम को चूज करना होता है। उसमें जितनी भी कॉलम होती है ठीक है उतना ही बार फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो को लिखना होता है। अगेन आप एक इस बात को सुनो, इस वाले जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। जितनी कॉलम है, कॉलम ऐसे होता है और रो ऐसे होता है ठीक है। तो कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें दो कॉलम है आपके पास ठीक है। एक कॉलम ये है, एक कॉलम में दो एलिमेंट है, इस कॉलम में भी दो एलिमेंट है, यानी आपके पास दो कॉलम है यहाँ पे। तो जब दो कॉलम है तो इसके रो को 2 टाइम्स लिखना है यानी 2 बार लिखना है। तो चलो लिखो 13 15 को दो बार लिखना है यानी 13 15 से ऐसे हमने लिख दिया। उसके बाद फिर ये जो आपको सेकेंड रो दिख रहा है इसके भी एलिमेंट को 2 ही बार लिखना है। तो -14 -14 ऐसा हमने कर लिया। मतलब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि सेकेंड मैट्रिक्स में जितनी भी कॉलम है उतनी कॉलम, जितनी भी कॉलम की संख्या है उतना ही बार इसके रो को लिखना है ठीक है। हमने लिख दिया, ये तो हमने लिख दिया। अब इसके हम कॉलम के एलिमेंट को उठाएंगे तो कॉलम के एलिमेंट है 2 0 तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 इसमें 0, फिर यहाँ नीचे में 2 और यहाँ पे 0 और बीच में ये प्लस डाल दो ठीक है। फिर दूसरे कॉलम के एलिमेंट को उठाए 0 2 तो 0 2 0 2 और बीच में आप यहाँ प्लस डाल दो और फाइनली अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये जो है वो 26 + 0 हो जाएगा, ये जो है वो 0 + 30 हो जाएगा, ये -2 + 0, ये तो आपको आता ही मल्टीप्लाई करना है 0 + 8। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया है 26 30 -2 और 8 और ये ऑप्शन तो हमें दिखना चाहिए 26 30 -2 और 8। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सी नंबर दिख रहा है, ये आपकी आंसर है। तो आप ये देख सकते हो सी नंबर जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन की आंसर है वो सी नंबर है। तो इस तरह से आप एक मैट्रिक्स की आंसर बना लिए। रोको, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी जो बिहार बोर्ड 2023 के फाइनल एग्जाम में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो सेकेंड नंबर भी जो क्वेश्चन है वो मैट्रिक्स की ही क्वेश्चन है और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई ही देखना है। तो आप देखो यहाँ पे फिर से आपके पास दो मैट्रिक्स है और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको अभी हमने बताया कि आपको क्या करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स में आपको कॉलम चूज करना है और कॉलम ऐसे होता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा होगा तो आप इसके रो को उतना ही टाइम्स लिख दो। तो यानी कि एक कॉलम है तो इसको रो को एक ही बार लिखना है, यानी 2 3 एक बार हमने लिख के छोड़ दिया। दूसरे वाले रो को भी आपको एक बार लिखना है तो 5 और 7 ऐसा हमने लिख के छोड़ दिया ठीक है। और जब हम इसको लिख लेंगे तब हम इसके कॉलम को उठाएंगे। तो पहला कॉलम है 2 5 तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ 2 और यहाँ 5, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और बीच में प्लस डाल देंगे ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे 4 + 15 और यहाँ पे 10 + 35। तो जो आपकी रिजल्ट है यहाँ आ जाएगी 19 और यहाँ आ जाएगी 45। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखना चाहिए। तो आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है 19 और 45, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो आपकी आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन निकालना है और इसकी जो लिमिट है वो -π/6 से π/6 तक दी हुई है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ऐसे आप एक प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना होगा। कभी भी अगर मान लो एक क्वेश्चन है आपका ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे हम आपको बताते हैं, मान लो एक क्वेश्चन है -a से a, मतलब यहाँ की वैल्यू सेम है, बस पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू है और अगर कोई फंक्शन हो उसकी आपको इंटीग्रेशन निकालनी है ठीक है। तो दो कहानी होता है इसका ठीक है। फिलहाल जो ये क्वेश्चन हम इसी की स्टोरी बताते हैं और वो क्या होता है कि अगर कोई मान लो एक फंक्शन गिवन है, आपको ये फंक्शन गिवन है ठीक है। इस फंक्शन में x की वैल्यू आपको निगेटिव करनी है, मतलब x की जो भी वैल्यू है आपको उसको निगेटिव कर दो ठीक है। निगेटिव करने के बाद अगर इसका रिजल्ट ऐसा आया, मतलब ये जो x की, आप x की वैल्यू निगेटिव करो, मतलब फंक्शन है, मतलब x की फंक्शन है, सिर्फ आपको x की वैल्यू निगेटिव करनी है जिससे फंक्शन ही पूरा निगेटिव हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी एक क्वेश्चन है f(x = x² ठीक है, x² - 15x, ऐसा कोई क्वेश्चन है ठीक है। और x की आप कोई भी एक निगेटिव वैल्यू डालो, जो भी आपको डालना है, बट एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, x की कोई भी आप एक निगेटिव वैल्यू डालो ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना है वो यहाँ पे, चलो मैं डिलीट करो जरा,
देखिए अब जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन की क्वेश्चन में जो लिमिट है वो -π/6 से π/6 है, यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। tan थीटा का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके सामने ये दिख रहा है, आपको इंटीग्रेशन निकालना हो इस तरह के कोई फंक्शन का जिसमें लिमिट जो है लिमिट की वैल्यू सेम हो बट निगेटिव और पॉजिटिव हो, और कोई फंक्शन हो उसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसकी 2 स्टोरी है, लेकिन फिलहाल हम उस स्टोरी पे बात करते हैं जिसपे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलो मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, मतलब आपको क्या बता रहे हैं हम कि अगर कोई एक फंक्शन है f(x), इस f(x) में आपको x की वैल्यू निगेटिव कर देना है। x की वैल्यू आप निगेटिव कर दो, निगेटिव करने से इसकी पूरी फंक्शन ही निगेटिव हो जाए, इसकी पूरी फंक्शन ही निगेटिव हो जाए, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, यानी विषम फलन, हिंदी में हम इसको विषम फलन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कि मान लो ये आपके पास फंक्शन है, हम x की वैल्यू -2 डाल देते हैं, तो मैंने x की वैल्यू निगेटिव डाला है और अब यहां पे पुट करते हैं, तो -2 की होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू -2 डेट मीन्स 4 -30 डेट मीन्स -26। अब देखो मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू निगेटिव डाली जिससे कि ये फंक्शन ही निगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर ऐसा केस होता है तो ये ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन वाली क्वेश्चन हो तो इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 रखनी है, ठीक है। और बाकी चीज तो आपने पहले से पढ़ रखा है इंटीग्रेशन में, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक बना रहे हो तो आप पूरा पढ़ चुके हो ना पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये फंक्शन 0 हो जाता है, तो आपकी जो आंसर है वो यहाँ पे a हो जाएगा। तो चाहे वो tan थीटा हो या कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, अगर उसमें उसके एंगल को, मतलब उसके x की वैल्यू या y की वैल्यू अगर आप निगेटिव डालते हो और वो फंक्शन पूरा का पूरा निगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें भी हम आपको दिखाते हैं, मान लो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपकी tan थीटा है, ये आपकी फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ f(x) की ना बात करके यहाँ थीटा की फंक्शन है, और हम थीटा की वैल्यू अगर कोई निगेटिव डालते हैं, जैसे कि हम tan थीटा को, अगर हम थीटा को निगेटिव कर देते हैं, ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ट्रिगोनोमेट्री का कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो -tan थीटा। तो अगर हम इस फंक्शन को f(x) मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो f(x) के आगे माइनस लग गया। इसका मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन में इसके एंगल को निगेटिव करते हैं तो पूरा का पूरा रिजल्ट निगेटिव हो जाता है, वो फंक्शन ही निगेटिव हो जाती है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है इंटीग्रेशन 0। ये प्रॉपर्टीज है अपनी, ठीक है। जो सबसे लास्ट इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज आएगी उसमें आपको पढ़ना होगा, 7 प्रॉपर्टीज होंगे, उस प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको ये सॉल्यूशन है, तो इसकी आंसर 0 होगी, ठीक है। चलो तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी ये भी इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन है तो आई मान लेते हैं, ये आपका अपना क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, साइन क्यू थीटा को वैसे ही छोड़ देते हैं, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को तो हम 1/sin स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है, ठीक है, इंटू डी थीटा। अगर आप ये देखो तो यहाँ से ये कैंसिल होगा और सिर्फ एक साइन थीटा बच गया, इसका मतलब साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है। और साइन थीटा की इंटीग्रेशन तो सबको पता है ना, माइनस कॉस थीटा प्लस सी। साइन थीटा की क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, और कांस्टेंट तो हम डाल सकते हैं ना, सी न डाल के हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा प्लस के। कोई भी हमें कांस्टेंट डाल सकते हैं, वेयर सी इज अ कांस्टेंट या वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो फिलहाल यहाँ पे कांस्टेंट सी के रूप में दिया है, तो हम माइनस कॉस थीटा प्लस सी लिखें, या सी माइनस कॉस थीटा अरेंज कर सकते हैं, सी को आगे माइनस कॉस थीटा को पीछे। ये आपकी आंसर है। ऑप्शन अब आप देख लो, सी माइनस कॉस थीटा, यानी आंसर जो है वो सी है, ठीक है। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो बिहार बोर्ड के 2023 में जो एग्जाम हुए थे उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स का बना रहे हैं। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले देखो कॉस थीटा दोनों में कॉमन हो सकती है, तो आप क्या करो, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लो और बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो कॉस थीटा तो बाहर है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, 1 आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। तो फाइनली सिर्फ कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और कॉस थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन थीटा होती है, प्लस यहाँ पे आप कांस्टेंट के रूप में सी भी डाल सकते हैं, के भी। फिलहाल ऑप्शन के बेस पे अगर चले तो यहाँ कांस्टेंट के डालना होगा, तो ये आपकी आंसर हो गई वेयर के इज अ कांस्टेंट। हम ये लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेयर के इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस के ये कोई ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है साइन थीटा प्लस के ना लिख के प्लस साइन थीटा लिखा है, तो आप समझ रहे हो दोनों आंसर सेम ही है, तो मतलब ये लिखो या फिर ये लिखो बात सेम है, तो आंसर यहाँ पे सी हो गया, ठीक है।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा है, यहाँ हमने लिख दिया इसको, आई वगैरह लेट कर लिए। अब इसको भी डीकम्पोज करो, मतलब इसको अलग करो। तो 4 cos x को अलग करें और इंटीग्रेशन की साइन और dx तो सब में लगेगी। फिर हम 5 sin x को भी अलग करते हैं और इंटीग्रेशन के साइन और dx तो सब में जाएगी, है ना। फिर यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। फिर बचेगा cos x, तो cos x की जो इंटीग्रेशन है वो sin x होती है, ठीक है। फिर अगर यहाँ माइनस देखो, 5 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर रखते हैं, है ना, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन। तो ये रखेंगे और sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है प्लस c, ठीक है। तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा वो 4 sin x, ठीक है। और ये पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 5 cos x प्लस c। यहाँ पे ऑप्शन में हर जगह कांस्टेंट में k डाला है, तो हम c ना डाल के कांस्टेंट k डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे c ना डाल के यहाँ पे भी कांस्टेंट को हम k कर देते हैं। अब कांस्टेंट c k b जो डालना है डालो। आप वहाँ नीचे मेंशन कर दो कि वेयर, जो भी आपने लिखा है वेयर इज अ कांस्टेंट, मतलब। लेकिन ऑप्शन हमारे पास ऐसा दिया है, जिस ऑप्शन में कांस्टेंट k ही डाला है तो हम वैसा ही कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे। तो अपना आंसर है 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस k। तो आप ऑप्शन देखो 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस k, यानी तीनों पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये आपका आंसर आने वाला है, यानी आंसर जो है वो आपका यहाँ ए है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन। ये भी इंटीग्रेशन की ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने क्या देखा था कि क्वेश्चन में 2 टर्म होते थे, उसमें से किसी एक टर्म को सिलेक्ट करना होता था। तो हम यहाँ पे नीचे वाले टर्म को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगेन लेट, और क्वेश्चन 2 cos x प्लस 3 sin x इक्वल टू जेड, ऐसा हमने जेड मान लिया, टी मान सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी वो तुम उसको मान सकते हो, मान लो। और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आप लिख लेना। फिर 2 मैंने बाहर रखा और cos x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसी तरह से 3 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और sin x को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू z बाई एक्स, यानी dz बाई dx, ठीक है। तो 2 cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस 3 sin x के डिफरेंशिएशन cos x इक्वल टू dz बाई dx। अब हमको यहाँ पे dx की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो dx की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम dx को यहाँ करें तो इस पूरे सिस्टम को वहाँ ले जाना होगा। पहले एक बार आप अरेंज कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, ये माइनस में ये प्लस में। तो आप एक काम करो, 3 cos x को पहले रख दो प्लस वाले को, और माइनस 2 sin x को पीछे लिख दो, ठीक है, और इक्वल टू dz बाई dx। अब आपको क्या करना है, dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dx की वैल्यू इक्वल टू dz अपॉन 3 cos x माइनस 2 sin x, ऐसा मैंने ये उतार लिया वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मतलब मेरे पास dx की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्वेश्चंस वापस लिखनी है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखो, ठीक है। तो क्वेश्चन है 3 cos x माइनस 2 sin x अपॉन में 2 cos x और प्लस 3 sin x इंटू dx। तो अगर आप देखो तो ये वाली जो सेक्शन है 3 cos x माइनस 2 sin x, उसको हम वैसा ही लिख देते हैं जैसा हमने क्वेश्चंस में देखा है। और नीचे वाले को हमने कुछ लेट किया था, ठीक है, तो उसको हम z मान लेते हैं, z ही हमने माना था ना, इंटू dx की वैल्यू। तो dx की वैल्यू हमने ये निकाला है, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं dz अपॉन, ठीक है, 3 cos x माइनस 2 sin x। जैसे आप पुट करोगे dx की वैल्यू तो आप देखो ये सिस्टम, ये वाली तो कट गई, तो बची क्या, dz बाई जेड। और आपको पता है कि dz बाई जेड जो है उसकी इंटीग्रेशन log z होती है और प्लस c, ठीक है। dz बाई जेड जो होती है वो log z और प्लस c। तो अब यहाँ आप देखो, तो अब आप इस z की वैल्यू डाल लो ना, ठीक है। तो z हम किसको माने थे, तो आप देखो z किसको माने थे, ये 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c या k, सब जगह k ही कांस्टेंट डाला है तो अब हम k ही डालेंगे, वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। फिलहाल ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो हमको तो सॉल्व करके और ऑप्शन चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी सॉल्यूशन हो गई, आप इसको आराम से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हम यहाँ भी नीचे वाले टर्म को z मान लेते हैं। क्लास टाइम आपने जरूर पढ़ा होगा कि हम क्यों इसको लेट करते हैं, क्यों मानते हैं z या t या किसी और फॉर्म में, तो ये सब आपको पता है। अब हम यहाँ से डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। तो आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप फट से भी बना सकते हो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बट हम डिटेल्स ही आपको बता देते हैं। ऐसे तुरंत ही हम डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, इसका 3x² 2x, बट जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन 2 बाहर
x की डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में और z की भी x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा वो 3x² हो जाएगा, 2 dx dx कैंसिल हुआ, और dz/dx मुझे हर बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में dx की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो dx की वैल्यू फाइंड कर ले, dz/3x² + 2। ये करने के बाद मुझे उतारना है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है आप उसी तरह से उस क्वेश्चंस को लिख दो, कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो x³ + 2x × dx ऐसा हमने कर लिया। करने के बाद आप देखो ऊपर वाले जो टर्म थे उनको तुमने कुछ नहीं किया था, लेकिन नीचे वाले टर्म को तुमने z माना था, तो आप यहाँ z कर लो, और dx की वैल्यू आपने निकाल रखा है तो dx की वैल्यू आप डाल दो। तो dz/3x² + 2 ये कैंसिल हुआ तो बचा dz/z, और अब आपको पता है dz/z जो होता है वो log z होता है, और प्लस कांस्टेंट डाल देते हैं k, और z जो है वो किसको हमने लेट किया था, x³ + 2x, तो x³ + 2x + k वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो log x³ + 2x ऑप्शन हमको दिखना चाहिए, log x³ + 2x + k, यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर है वो डी है। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर क्वेश्चन है, अगेन इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड में लगातार इंटीग्रेशन की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछी गई थी। आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखोगे तो आपको लगातार ये लाइन से ही हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं से भी क्वेश्चन इधर उधर से मैंने नहीं लाया। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए dx/x² + 5 आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा। dx/x² + a² की फॉर्मूला होती है 1/a tan 1 x/a। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है dx/x² + 5। तो x का स्क्वायर तो सही है, बट यहाँ a² है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो हम 5 को a² के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 के स्क्वायर को अगर हम करेंगे तो मतलब ही नहीं बदला, 5 ही रहा और स्क्वायर के फॉर्म में भी आ गया। तो हम यहाँ पे √5 का स्क्वायर कर देते हैं और इस फॉर्मूला पे बैठा देते हैं 1/a। तो आप देखो a का जो काम कर रहा है वो √5 कर रहा है, तो 1/a यानी 1/√5, और उसके बाद tan 1 x/a। तो x के जगह पे x ही है बट a के जगह √5 है, तो x/a है ना, तो यहाँ x/√5 होगा प्लस k वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो हमारी जो आंसर है ये 1/√5 tan 1 x/√5 प्लस k। तो अब देखो ये कौन सा है, 1/√5 tan 1, ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सी, ठीक है। तो मेरे से पहले शायद आप आंसर ढूंढ ले रहे होगे, है ना, तो बढ़िया बात है, आपके IQ लेवल काफ़ी बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन कोई हार्ड नहीं। अभी हमने ऐसे बताया था -a और a ऑड फंक्शन वाली क्वेश्चन, ध्यान है। तो चलो उस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हमने बोला कि अगर इस तरह से कोई आपके पास क्वेश्चन हो, लिमिट की वैल्यू सेम हो बट निगेटिव पॉजिटिव का अंतर हो, और एक फंक्शन हो, और ये फंक्शन की इस पूरे टर्म की इंटीग्रेशन 0 हो सकती है अगर हम इस फंक्शन के x की वैल्यू को निगेटिव करें, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन जो है वो निगेटिव हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन की भी आंसर 0 होगी। कैसे हम दिखाते हैं कि ये फंक्शन टोटली निगेटिव होती है कि नहीं। तो log 3 + x 3 - x, ठीक है। ये तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ इसको इंटीग्रेशन बाद में निकालेंगे। दिखाते ये फंक्शन निगेटिव है कि नहीं। मान लो ये फंक्शन है, हम इसको निगेटिव चेक करते हैं, यानी x की वैल्यू माइनस में डालेंगे। तो माइनस में डालने से पहले एक और चीज़ क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, और हम इसको log 3 + x -log 3 - x लिख सकते हैं। क्यों? आपने log की फॉर्मूला पढ़ी होगी कि log m/n जो है इसको हम लिख सकते हैं log m -log n, ठीक है। तो m/n यानी जो ऊपर है उसको पहले लिखे log के साथ, फिर नीचे वाले को log के साथ अलग किए, बीच में माइनस डाले। तो इसी तरह log 3 + x माइनस फिर log 3 - x, पहले ऊपर वाले को log के साथ लिखे, फिर नीचे वाले को log के साथ लिखे, बीच में माइनस डाले, ठीक है। अब इस फंक्शन की वैल्यू अगर हम निगेटिव कर दें, ठीक है, तो अगर हम फंक्शन की वैल्यू निगेटिव कर दे बुआ तो क्या होगा, देखो log, ठीक है। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू अगर हम यहाँ निगेटिव कर दे 3, ठीक, और इस x की एंगल हम निगेटिव कर देते हैं, x को निगेटिव करना है ना, तो यहाँ 3 + x के जगह -x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा -log और 3, फिर x को यहाँ भी निगेटिव करना है, सिर्फ x को निगेटिव करना है, ये बात याद रखना, 3, बाकी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं। तो यहाँ पे x को अगर हमने fx की वैल्यू ये थी, मैंने x को निगेटिव किया तो बाकी सब चीज़ वही लिखाया, x के जगह -x लिखा गया, और यहाँ भी सब चीज़ वही लिखाया, लेकिन यहाँ जो -x है वहाँ पे मतलब माइनस पहले से है और x है, तो x के जगह -x लिखेंगे तो माइनस
प्लस एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ 3 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब हम देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले फंक्शन में जब ये फंक्शन fx था तो 3 प्लस एक्स आगे था, 3 माइनस एक्स पीछे था, बट इसमें 3 माइनस एक्स ही आगे आ गया और 3 प्लस एक्स पीछे चला गया। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये पूरा सिस्टम पॉजिटिव है, आगे कुछ नहीं लगा है मतलब पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चला आएगा आगे 3 प्लस एक्स माइनस, और ये वाला चला जाएगा पीछे, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो आगे पीछे हो गया, तो log 3 माइनस एक्स। ठीक है, आपको ये दिख रहा है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो कि ये जो फंक्शन है ये पूरा, ये इससे मैच कर गया कि नहीं, मैच कर गया, लेकिन इसके आगे एक माइनस एक्स्ट्रा में आ गया। तो हमने बताया था कि फंक्शन में x की वैल्यू अगर निगेटिव करो और पूरा फंक्शन ही निगेटिव हो जाए तो इसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं, और जब ऑड फंक्शन हो जाए, ठीक है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू डायरेक्ट 0, तो इसकी जो रिजल्ट है वो 0, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, हम इसको अगर आई लेट कर लें तो क्वेश्चन है 3, 0 to 3 इसकी लिमिट है, और x³ इंटू dx। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, इसकी इंटीग्रेशन निकालना हो तो अगर x के पावर में कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, हम उसके कांस्टेंट वैल्यू में एक ऐड कर देते हैं, यानी पावर में एक ऐड, तो 3 x³ है तो x4 हो जाएगा एक पावर ऐड करने के बाद, और पावर जो आया वही चीज नीचे लिखते हैं। अच्छा, कहां से कहां तक वैल्यू, तो 0 से लेकर 3 तक, कांस्टेंट 3 तो बाहर है, अगर आप 3 को अंदर भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आना है, लेकिन बाहर भी डालो आंसर सेम ही आना, हमने बाहर ही डाल लिया। ठीक है, 3 बाहर है और अब x के जगह पर 3 डालना है, तो 3 डालो, तो 3 to the power 4 अपॉन 4 माइनस, अब x के जगह 0 डालना है, तो 0 to the power 4 और अपॉन 4, तो रिजल्ट आएगा 3, यहाँ पे 3 9 27 81/4, और ये तो 0 हो गया, यानी सिर्फ 81/4 आया, यानी कि 3 और 243 है ना, 243/4 ऐसा ऑप्शन। तो देखिए आपके पास ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर, तो यहाँ आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी 12 देखते हैं। 12 में आपको क्वेश्चन ये दिख रहा है, इस क्वेश्चन के भी आंसर 0। ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना हो वो 0 ही होता है, लेकिन हर केस में नहीं, ऐसा नहीं कि हर सारे क्वेश्चन का 0 होता है, लेकिन मैक्सिमम यही होता है। ठीक है, तो अगर न बनाने आया तो तुक्का मार सकते हो 0, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं कि वो सही हो, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा वो चेंजिंग हो सकता है। तो आपको ये चेक करके देख लेना है, हमको देखना है ये फंक्शन है, अपने पास ये क्वेश्चन है, और ये फंक्शन जो है वो sin 17x यानी sin to the power 17x और cos qx इंटू dx है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ निगेटिव कर दें, ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम निगेटिव करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा वो देखो, साइन, ठीक है, x को हम निगेटिव कर रहे हैं और टोटल के पावर में 17 है, ये तो तुमको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ भी हम cos x को माइनस में करते हैं और टोटल टू द पावर 3 है। ठीक है, अब आप देखो, आप ये याद रखना, याद ही होगा शायद आपको कि साइन की अगर एंगल माइनस में हो तो माइनस बाहर आ जाता है, 11th की ट्रिगोनोमेट्री है ये, और कॉस की अगर एंगल माइनस में हो तो सिर्फ हम इसको cos x लिखते हैं, माइनस ही खत्म हो जाता है। तो साइन माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा इसमें और उसके पावर 17 बचेगा, और यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बाहर ही नहीं आएगा, कॉस की ट्रिगो की फॉर्मूला ये होती है और उसके पावर 3 रह जाएगी। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स के पावर 17 और 17 ऑड नंबर है, तो ये निगेटिव वैल्यू ही तो रह जाएगा, ये निगेटिव ही रह जाएगा, क्योंकि अगर 18 होता तो भले ये पॉजिटिव हो जाता, फिलहाल ये निगेटिव हो जाएगा, और कॉस एक्स के पावर 3 है तो ये कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। अब आप ये देखो कि ये फंक्शन इससे मैच कर रहा है कि नहीं, तो एग्जैक्टली यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे dx एक्स्ट्रा लिखा गया था, तो ये जो वैल्यू है वो सेम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है और वो है माइनस, यानी ये माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, और हम आपको बताए थे कि अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये ऑड फंक्शन बना है ना, और ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 होगी अगर, हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि वो इस तरह का टर्म होना चाहिए, -1 से 1, -2 से 2, या ऐसा कोई क्वेश्चन होना चाहिए तब। ठीक है, तो इसकी आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखा जाए, 13 क्वेश्चन भी सारे जो हैं वो एक ही प्रॉपर्टीज पे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आपके पास एक फंक्शन है गिवन, ठीक है, और x के पावर 17 और cos के पावर 4x इंटू dx। हमने बोला फंक्शन में x की वैल्यू निगेटिव करनी है और पूरी फंक्शन निगेटिव आ जाए तो डायरेक्ट उसकी इंटीग्रेशन 0 कर देनी है। ठीक है, तो कर दो। तो पहले यहाँ x की वैल्यू निगेटिव मतलब -x हमने किया और उसके पावर 17, फिर हमने cos
के cos माइनस एक्स किया और उसके पावर 4 किया इंटू dx। ठीक है, तो अब आप एक चीज, और सॉरी dx तो नहीं होना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन लिखे हैं, इंटीग्रेशन नहीं, तो dx को हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलो एक चीज हमने बताया आपको कि cos की अगर एंगल निगेटिव हो तो ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला के अनुसार ये सिर्फ cos x हो सकता है। ठीक है, ये आपने 11th के ट्रिगो में ही पढ़ा होगा। तो यहाँ तो माइनस एक्स के पावर 17 रहा, लेकिन ये cos माइनस एक्स को हम सिर्फ cos x लिखेंगे, उसके पावर 4, तो हम इसको फाइनली सॉल्व कर सकते हैं cos टू द पावर 4x। तो देखो जो फंक्शन में जो रिजल्ट था, मतलब फंक्शन जो था वही फंक्शन यहाँ भी आया है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आया है, वो है निगेटिव, मतलब ये फंक्शन निगेटिव के रूप में आया। तो यही तो मैंने बताया ना, बार बार आप ये प्रॉपर्टीज पढ़े भी होंगे कि अगर कोई फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन दी हुई है, उसमें x की वैल्यू तुम निगेटिव कर रहे हो, ठीक है, तो उससे वो पूरा फंक्शन ही निगेटिव हो जाए, तो ये पूरा फंक्शन निगेटिव हो जा रहा है। वैसे केस पे इंटीग्रेशन इसका डायरेक्ट 0, तो इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर दिख रहा है, इंटीग्रेशन है, ये भी इंटीग्रेशन की क्वेश्चन है। रूट एक्स को हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट एक्स को यही लिखा जा सकता है, रूट एक्स को हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन तो करने आता है ना, ऐसे पावर में अगर कोई कांस्टेंट हो तो आप पावर में 1 ऐड करो, यही चीज नीचे लिख दो और प्लस के, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट तो डलाएगा, तो 3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस के। 3/2 को अगर हम अरेंज करें तो 2 ऊपर जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होगा, यानी 3 से 3 कैंसिल और 2 ऊपर चला जाएगा, और फिर x के पावर 3/2 प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है इस तरह से। अब आप देख लो कि ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। 2 इंटू एक्स के पावर 3/2, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखो हीरो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हम इसको आई लेट कर लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा तो जल्दी बनाएंगे, है ना, और लेट वगैरह ये सब लिखने की प्रोसेस हटा रहे हैं। x + 2 और x² - 4 है, तो हम इसको x की स्क्वायर और माइनस जो है हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। ठीक है, इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं ऐसे मन हो तो। और x + 2 और हम a² - b² के फॉर्मूला पे हम इसको a - b इंटू a + b लिख सकते हैं। अपने पास x², ठीक है, और -2 का स्क्वायर है, तो इस बेस पर हम x - 2 और x + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे पुट करना है x - 2 और x + 2 इंटू dx। अब आप देखो x + 2 कैंसिल हुआ, ठीक है ना, तो यहाँ पे बचा क्या, dx अपॉन x - 2, पर dx बचा, नीचे x - 2। अब इसकी इंटीग्रेशन तो log x - 2 हो जाएगी प्लस k, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको जरूर ये लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आप ढूंढ लो, कहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन ही हमको दिख रहा है, तो आंसर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अगेन आपको क्वेश्चन यहाँ सामने दिख रहा है। ठीक है, इसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 3 को बाहर निकालें और ये कर लिए, 1 को 1 का स्क्वायर और 9x को 3x का होल स्क्वायर कर लिए। अब एक इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होती है dx अपॉन √a² - x², इसकी फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स x/a प्लस के, या c भी डाल सकते हैं। जैसे एग्जाम यहाँ पे अपना क्वेश्चन है dx/√1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखो a का जो काम है वो 1 कर रहा है और x का जो काम है वो 3x कर रहा है, तो अरेंज कर लो। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x का काम 3x कर रहा है और अपॉन a का काम 1 कर रहा है। ठीक है, और प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट। बट यहाँ पे ये आंसर गलत हो जाएगा अगर आप यहाँ तक छोड़ते हो, क्योंकि यहाँ x के मल्टीपल को भी नीचे डालना है, तो x की जो मल्टीपल है यहाँ पे वो 3 है। ठीक है, ये आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये थ्योरी पढ़ा होगा कि अगर sin x का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, लेकिन अगर sin 2x की इंटीग्रेशन करनी हो आपको तो sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2, अगर sin 3x की करनी हो तो माइनस cos 3x बाई 3, है ना, sin 4x की करनी हो तो माइनस cos 4x बाई 4x की मल्टीपल, या x की जो कॉफिशिएंट होती है उसको नीचे डालना होता है, साथ में हम कांस्टेंट इसमें जोड़ते हैं, तो ये आपको करना होगा। तो आपकी जो आंसर है यहाँ तो 3 बाहर है, उसके बाद ये आपको वैल्यू निकालना है। आपने इसका यहाँ निकाला साइन इनवर्स 3x/1/3, ठीक है,
प्लस के, तो ये 3 कैंसिल होगा और आंसर होगा साइन इनवर्स 3x प्लस के वेयर के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे ही रहा होगा साइन इनवर्स 3x प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है 25 इंटीग्रेशन ऑफ सेक 2x इंटू 10, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, सेक 5x इंटू 10 5x इंटू dx। तो ये तो आपने फॉर्मूला ही पढ़ा है कि सेक x इंटू 10x की इंटीग्रेशन होती है सेक x प्लस सी या प्लस के, जो भी डालना है। तो यही तो है ना, यहाँ पे 25 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और सेक x इंटू 10x, बट x का काम यहाँ 5x कर रहा है, तो सेक x इंटू 10x ना होके सेक 5x इंटू 10 5x है, तो इंटीग्रेशन सेक x होता है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक 5x और x की कोफिशिएंट को नीचे डालना है। ये चीज आपको याद रखना है, जब भी x की कोफिशिएंट कुछ है उसको नीचे डालना है। अगर यहाँ अगर सेक 10x इंटू 10x होता तो अपॉन 10, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आपने ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ा होगा, प्लस के। ठीक है, तो 5 से ये कैंसिल हुआ तो 5 टाइम्स में, और 5 इंटू सेक 5x और प्लस के वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो 5 सेक 5x प्लस के ऑप्शन दिखना चाहिए आपको, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपकी आंसर हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर 4x, और आपने ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन ही होता है ना tan x, और प्लस सी या प्लस के जो भी डालना है। तो सेक स्क्वायर 4x का जो है वो tan 4x हो जाएगा, और अपॉन में 4 लिख देंगे और प्लस के, यानी हम इसको अरेंज कर ले 1/4 tan 4x प्लस के वेयर के इज अ कांस्टेंट। तो अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बच्चों, ये क्वेश्चन वेक्टर की है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस को ऐसे लिखना चाहिए कैप लगा के, लेकिन उसने वेक्टर लगा के लिखा है। हालांकि कैप भी वेक्टर को ही इंडिकेट करता है, यूनिट वेक्टर के टर्म को, लेकिन वेक्टर भी चलेगा, कोई नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है। ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली आप बुक में देखे होंगे ऐसा लिखा हुआ, फिलहाल यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। तो इसकी आपको आंसर चाहिए, और यहाँ पे डॉट है k डॉट आई प्लस जे, तो आप मल्टीप्लाई करो ना k डॉट आई, ऐसे कर सकते हैं, कैप भी लगा के लिख सकते हैं अपनी मर्जी, और k और डॉट जे, ऐसा हमने कर लिया। ठीक है, अब देखो होता क्या है ना, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन तीनों की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और 12th में आपने मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, तो के डॉट आई हो या आई डॉट के, इसकी वैल्यू जीरो होती है, और जे डॉट के हो या के डॉट जे, इसकी भी वैल्यू जीरो होती है। तो फाइनली इसकी जो आंसर है वो जीरो होगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला अगेन ध्यान देना होगा, और वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी फॉर्मूला होती है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस के। ठीक है, तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, dx 1 को 1 का स्क्वायर कर दे और 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर कर दे। तो इस फॉर्मूला पे जरूर बैठ जाएगा, dx अपॉन क्वेश्चन है अपना 1 का स्क्वायर और 6x का होल स्क्वायर। तो आप देखो a का काम 1 कर रहा है और x का काम 6x कर रहा है, तो फॉर्मूला 1/a, तो 1/1 ही रह जाएगा क्योंकि a का काम 1 कर रहा है, और फिर tan इनवर्स x बाई a, तो x का काम 6x कर रहा है और a का काम 1 कर रहा है। ठीक है, तो प्लस c, और x का जो भी कोफिशिएंट है वो नीचे डालना है। ठीक है, तो फाइनली हमने क्या वैल्यू लाया, वहां पे आप देखो 1 और 1 कैंसिल होके बचेगा tan इनवर्स 6x और अपॉन में 6 और प्लस के। ठीक है, यानी 1/6 tan इनवर्स 6x प्लस k वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये आपका, तो आप ऑप्शन देख लो कि ये कौन सा ऑप्शन है, 1/6 tan इनवर्स x प्लस के, ऑप्शन सी। ठीक है।